आरकेएस ई कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की विज्ञान की कक्षा में हम आपकी विज्ञान का चौथा पाठ जो हमारा चल रहा है उसके कुछ अंतिम भागों को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ समेटेंगे ताकि अंतिम भाग में कुछ थोड़ा सा बचे ताकि अंतिम वीडियो में पूरा कर सकें। तो चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर। जैसा कि आप आज के टॉपिक में देख रहे हैं, कार्बन यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बनिक रसायनों के हम जो वो काफ़ी चीज़ों के बारे में, कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके नामकरण को, उनकी विशेषताओं को पढ़ चुके हैं। अब उनके रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला गुणधर्म है वो है दहन। तो पहले तो हमें समझना है कि दहन क्या होता है। तो बच्चों, दहन का अर्थ होता है ऑक्सीजन की से अभिक्रिया होना। ठीक है, आपको दहन से यही समझना हमेशा कि जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर उसका दहन होता है। या फिर हम ये कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसका दहन होता है, अर्थात जलाने पर उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाती है। तो कार्बनिक यौगिकों का दहन किस प्रकार से होता है, तो हम देखते हैं कि कार्बन के जितने अपर रूप होते हैं, जैसे कार्बन के अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, तो उसमें जो कार्बन होता है प्योर, तो कार्बन को जलाने पर या कार्बन का दहन करने पर हम जानते हैं कि जैसे कार्बन सी होता है, यदि उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें या उसका दहन करें तो आपको पता है कि इससे CO2 बनती है। और सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर उसमें ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है, ऊष्मा प्लस प्रकाश जो है वो प्रचुर मात्रा में बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कार्बनिक यौगिकों को दहन से जो ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है और साथ में कार्बन के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। इसी प्रकार से यदि कार्बन के कुछ यौगिकों की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन का एक सरलतम यौगिक जो होता है मीथेन, तो मीथेन का जब दहन करते हैं या उसको जलाते हैं या उसका दहन करते हैं तो या ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, तो आप जानते हैं कि इसमें CO2 प्लस क्या बनता है, H2O बनता है और प्लस प्रचुर मात्रा में ऊष्मा बनती है और प्लस जो है वो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन जो होता है वो CNG गैस जो होती है जिससे वाहन चलते हैं उसमें मुख्य भाग होता है CNG में CH4 का। और इसी प्रकार से जो है वो गोबर गैस जो होती है उसमें भी 90% के करीब जो है वो मीथेन होती है। तो इसके दहन से आपको पता है कि ऊष्मा बहुत प्रचुर मात्रा मिलती है। तो इस प्रकार से जो है वो इसको यदि हम संतुलित करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि कार्बनिक यौगिकों के दहन से जो ऊष्मा प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल वाष्प बनती है। इसके अलावा और एक उदाहरण से अपने देखें कि जैसे एथिल एल्कोहल होती है या एथेनॉल जिसको कहते हैं, CH3, CH2 और OH, यदि इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी CO2 और प्लस में क्या बनता है, H2O बनता है और प्लस में ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो आप सभी प्रकार के आप देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनती है। तो ये जो इसमें सबसे पहले जो हमारा गुणधर्म था दहन, तो कार्बन यौगिकों के दहन से जो आपको याद रखना है कि ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति के साथ साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक रूप से बनती है और जल वाष्प भी बनता है। तो ये थी कार्बनिक यौगिकों का दहन। अब ऑक्सीकरण जो दूसरा इसका जो हमारा है, तो ऑक्सीकरण में आप जानते हैं कि जब कोई पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण को हमने जब वो पहले चैप्टर में बहुत विस्तार से हमने पढ़ा है उसको, वो ऑक्सीकरण और अपचयन आपने गौर से पढ़ा है, उसमें हमने बहुत विस्तार से अध्ययन किया था। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण कार्बनिक यौगिकों का कुछ ऑक्सीकरण का एक उदाहरण हम देखते हैं।
यहाँ पर हम एथिल एल्कोहल का उदाहरण लेते हैं कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो एथिल एल्कोहल या फिर जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, जैसे CH3CH2OH, तो ये एथेनॉल होती है, या फिर इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं या एथेनॉल हो गया इसका जो IUPAC नाम हो गया। तो एथेनॉल जो है उसको यदि हम गर्म करेंगे दो परिस्थितियों में, एक तो या तो हम इसको क्या रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये होना चाहिए क्षारीय, ठीक है, यानी क्षार की उपस्थिति में, और प्लस इसको हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, और प्लस में या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, तो K2Cr2O7, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये अम्लीकृत हो या अम्लीय हो, और प्लस में यदि हम गर्म करेंगे ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, ये जो एथेनॉल है वो क्या हो जाता है, ये एसिटिक अम्ल में बदल जाता है, यानी CH3COOH, या इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं या फिर एथेनोइक अम्ल कहते हैं, इसको एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल कहते हैं, तो इसमें बदल जाता है। तो ये ऑक्सीकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। आप याद रखें कि एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या होता है, एसिटिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर जो ये KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट या जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑक्सीकारक, यानी ये ऑक्सीकरण करने के लिए जिम्मेदार है, तो इनको हम कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं। अब कुछ एक दो और रासायनिक गुणों को देखते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिकों की संकलन अभिक्रिया, तो जैसे हमने पहले चैप्टर में संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रिया, तो उसी का एक नाम है संकलन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में जैसे क्या होता है, यौगिकों का योग हो जाता है, तो उसी प्रकार संकलन में भी ऐसा ही होता है। तो संकलन में कार्बनिक यौगिक हम इस प्रकार समझेंगे कि यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपके पास, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको याद होंगे कि इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य जो है वो 2 या 3 बंध होता है, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की यदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाए निकिल धातु की उपस्थिति में, यानी गर्म किया जाए उनको निकिल की उपस्थिति में, तो वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, और ये कहलाती है संकलन अभिक्रिया, यानी इनका योग हो जाता है। तो जैसे हम सरलतम रूप में इस प्रकार से देखें कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर आप क्या करें, इस प्रकार से एल्किल समूह जोड़ दें। यहाँ पर एल्किल समूह होता है R, तो यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो पीछे बचता है वो कहलाता है एक एल्किल समूह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, तो जब क्या होगा, यदि निकिल की उपस्थिति में इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाएगी, तो ये आपके पास जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक हाइड्रोजन इनके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH, और ये द्विबंध जो है वो एकल बंध में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी अब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध रह गया, इसलिए ये किस में बदल गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप और ले सकते हैं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपको याद होगा ये एथीन है या जिसको एथिलीन कहते हैं। तो यदि इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे निकिल की उपस्थिति में, यदि गर्म करेंगे इसको या निकिल के पाइप में से गुजारेंगे, तो ये आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में बदल जाएगा, यानी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, एकल बंध में बदल जाएगा और हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं।
फिर एक अभिक्रिया आप यहाँ पर और देखते हैं, चौथी अभिक्रिया जो हम तीसरी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया हमने पढ़ी, और चौथी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि एक अणु या फिर एक परमाणु के स्थान पर दूसरे परमाणु का आ जाना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे सरलतम अभिक्रिया में हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास मीथेन है, CH4 होता है, तो CH4 को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी ये चारों हाइड्रोजन हम इसके चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये हो गया CH4 यानी मेथेन हो गया। और यदि हम क्या करें, इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं, और वो भी सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करती है, और इसके एक एक करके सारे जो हाइड्रोजन है उनका स्थान कौन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है। तो ये जो एक हाइड्रोजन है यहाँ से हट जाता है, इसके स्थान पर क्लोरीन जुड़ जाता है, और बाकी 3 हाइड्रोजन पहली बार में बच जाते हैं, और इस प्रकार से ये बन जाता है CH3Cl, हम इसको बोल सकते हैं CH3Cl। तो ये क्लोरोमीथेन हो गया, और साथ में इसमें से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और एक क्लोरीन बचेगा, वो यहाँ पर HCl बना लेगा। तो ये आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसने कर दिया, क्लोरीन ने कर दिया। तो ये फिर दूसरी बार में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और हट जाता है, तो यहाँ पर CH2Cl2 बन जाएगा, फिर CH3Cl बन जाएगा, यानी CHCl3 बन जाएगा, और फिर CCl4 बन जाएगा अंत में। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन एक एक करके हाइड्रोजन का होता रहता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर आज के चैप्टर में मैं आपको अंत में जो है अभी कुछ टेक्स्ट थोड़ा पढ़ा देता हूँ। जो चीज़ें हमने आज पढ़ी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, तो उनको अपने टेक्स्ट के द्वारा पढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे हाईलाइटेड टेक्स्ट में दिखा रखा है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त अम्ल होते हैं, और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो जो ये वनस्पति तेल या जिसको अपने डालडा घी कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, असंतृप्त वसा वाले जो तेल ये पदार्थ होते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि वनस्पति तेल जो है वो जंतु वसा की वजह, जंतु वसा जो है जो मीट होता है या जो लोग मांसाहारी है, तो वो उसकी बजाय जो वनस्पति तेल खाना ज़्यादा उपयोगी होता है। और यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी कुछ चीज़ें अपने पढ़ते हैं इसमें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा अभिकृत होते, अभिक्रिया करने वाले होते हैं। अधिकांश अभिक्रमों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं, तो ये जो है वो बहुत सारे विकारकों की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं करते हैं, अनअभिकृत होते हैं, मतलब बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। तो ये मैंने अभिक्रिया आपको जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई थी, तो ये यही है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं अंतिम वीडियो में आपको दूंगा। और यहाँ पर आज हम जो है वो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जैसे दिखा रखे हैं कार्बन और उसके जो यौगिक है उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिखा रखी है, एक तो एथेनॉल जिसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं, या जो स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, या जिसको अपने शराब भी कहते हैं, जो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें जो इन चीज़ों को अपने पढ़ेंगे। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो आप जानते हैं कि स्पिरिट जो होती है या शराब होती है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक जो इस सारणी में यहाँ पर आपके लिए प्रदर्शित किए गए हैं, जो आपको मैं बताऊंगा आगे। और सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है, तो ये याद रखें आप कि एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। और सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक भी है। तो विलायक यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जितनी दवाएं आती है तो उनमें जो है वो विलायक के रूप में, यानी वो जो दवाएं होती है वो अल्कोहल में घुली होती है। तो ये जो है वो जैसे आप यहाँ पर नाम देखें टिंचर आयोडीन या कफ सिरप, जो बहुत सारी खांसी की जो दवाएं होती है, या टॉनिक अन्य दवाएं होती है, तो उनमें क्या होता है अल्कोहल में घुली होती है वो। तो अच्छा विलायक होता है ये।
अब जैसे यहाँ पर बताया गया, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, यानी जल में घुलनशील है ये। तनु एथेनॉल मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और अल्कोहल की मात्रा कम हो, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी नशा आता है, जैसे लोग शराब पीते हैं। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय होता है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी बहुत घातक सिद्ध हो सकती है, यानी स्पिरिट जो होता है, जो प्योर अल्कोहल होता है, तो वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो शराब होती है वो तनुकृत होती है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी समय तक अल्कोहल सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे एथेनॉल की कुछ अभिक्रिया यहाँ पर दिखा रखी है कि एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है, उसमें सोडियम एथोक्साइड बनता है। तो आप ये अभिक्रिया याद रखें अच्छी तरह इसको लिख करके, और सोडियम एथोक्साइड बनता है इसमें। तो अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, साथ में इसमें हाइड्रोजन निकलती है, और एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है? तो ये आप जानते हैं कि सारे अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन देते हैं, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और इसके अलावा ये जो आपको एक अभिक्रिया, बहुत अच्छी अभिक्रिया ये भी याद रखनी है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, यानी 443 केल्विन तापमान पर जो है वो एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल जो है इसमें जब गर्म करते हैं तो एथेनॉल से क्या होता है, निर्जलीकरण होकर के एथीन बनता है, यानी एथिलीन बनता है। तो ये भी अभिक्रिया आप याद रखें। इस अभिक्रिया को जब निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें क्या करता है, निर्जलीकरण कारक के रूप में काम आता है, यानी जो पानी निकाल देता है इसमें से, पानी का अणु जो है वो अलग कर देता है। अब देखो यहाँ पर जो एक सामान्य जानकारी आपके लिए दे रखी है, सजीव प्राणियों पर अल्कोहल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह जानने चाहिए कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इससे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है व्यक्ति का वो कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन और सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना और भाव शून्यता आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो समन्वय नहीं कर पाता है, मतलब वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है, या उसको मेंटली जो है वो बहुत मुश्किल में, तनाव में आ जाता है, या फिर उसको नींद आती है, या फिर उसमें भाव शून्यता आ जाती है, मतलब वो जो है वो रिश्ते नाते का भी ख्याल नहीं रखता, क्योंकि उसमें समझ उसकी शून्य हो जाती है। यदि भी व्यक्ति राहत महसूस करता है क्योंकि वो सब चीज़ें भूल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो इन पर ये बहुत बुरा असर डालती है, इसलिए व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है, तो उसको चिंता फिर रहेगी किस बात की। तो एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मेथेनॉल जो मीथेन से बनती है, तो उसकी थोड़ी मात्रा लेने पर भी वो आदमी मर सकता है, क्योंकि वो जहरीली होती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के मेथेनेल बना लेता है, तो ये आप याद रखें। और मेथेनेल बनने के बाद क्या होता है कि यकृत की कोशिकाओं के घटकों में शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है, मतलब वो जम जाता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब अंडे को गर्म करते हैं तो वो जम जाता है, जो अंडा जो है वो अपने उबालते हैं तो वो जम जाता है उसी प्रकार से। और मेथेनेल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, हमारी आंखों की जो तंत्रिका है उनको भी प्रभावित करता है, इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। और एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है, यानी ये विलायक के रूप में, यानी दूसरी चीज़ें घोलने में काम आता है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल थोड़ा मिला दिया जाता है, कि ये जहरीला हो जाता है, ताकि इसका कोई उपयोग पीने में न कर सके। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर रंग नीला बना दिया जाता है, इसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें कि विकृत अल्कोहल क्या होता है, जब मेथेनॉल मिला देते हैं एथेनॉल में तो उसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। और वर्तमान में आपने जो है वो अल्कोहल ईंधन के रूप में, ये भी आजकल अखबारों में या टीवी में आपने सुना होगा कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल भी मिलेगा, उससे वाहन चलेंगे। तो इसमें जो है वो गन्ना के सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस यानी मोलेसिस जो शीरा बनाने में उपयोग लाया जाता है।
जिसका किण्वन करके अल्कोहल जो है वो यानी एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और अब अपने देश में भी ये काफ़ी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प देता है, यानी ये जहरीला धुआं नहीं छोड़ता है। ये चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। और फिर है एथेनोइक अम्ल, जिसको अपने एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो होता है या एथेनोइक अम्ल जो होता है, इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित होता है और इसका 3 से 4% का घोल आपने देखा होगा बाजार में सिरका के नाम से बेचा जाता है, या विनेगर जिसको कहते हैं, अचार वगैरह में डालते हैं। तो इसे अचार परिरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है वो 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी वस्तुएं जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है, तो ये सर्दियों में जम जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है वो कम होता है। इस कारण इसमें ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं इसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होता है। तो ये अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अम्लीयता के गुणधर्म प्रदर्शित करता है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल होते हैं। तो खनिज अम्ल जैसे अपने HNO3 या सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह पढ़ते हैं, उसकी बजाय ये दुर्बल होता है, लेकिन अम्लीय गुण जरूर प्रदर्शित करता है। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह जो होते हैं ये पूरी तरह अम्लीकृत आयनीकृत होते हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल इस प्रकार से तो नहीं होता, लेकिन कुछ उसमें अम्लीयता के गुण प्रदर्शित होते हैं। अब ये इसकी 2 महत्वपूर्ण अभिक्रिया, एक तो एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण क्या होता है ये आप याद रखें कि जब एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो इसमें क्या होता है, एस्टर बनते हैं और साथ में जल वाष्प बनती है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और एस्टर जो होते हैं, ज़्यादातर एस्टर के जो यौगिक होते हैं, उनकी बहुत ही मीठी गंध होती है। तो प्राकृतिक फलों की गंध वाले जो पदार्थ बनाए जाते हैं वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका उपयोग इत्र बनाने, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पूर्ण अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग का जो लवण बनाता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण भी कहा जाता है। इसको हम अपने इस अंतिम वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के। साबुनीकरण क्या होता है ये मैं पूरी तरह आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साबुनीकरण की जो रिएक्शन दे रखी है, हम इसको लास्ट वीडियो में अच्छी तरह पढ़ेंगे। और फिर एक क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो इसकी जो है वो ये वाली अभिक्रिया भी आप याद रखें। तो इसमें जैसे ये कहा है कि एसिटिक अम्ल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके और सोडियम एसीटेट बनाते हैं। तो ये भी एक छोटी सी अभिक्रिया याद रखें आप। और एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ये हम जो है वो अम्ल और क्षार वाले दूसरे चैप्टर में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये अभिक्रिया भी हम दूसरे चैप्टर में ये दोनों अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। जैसे कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एसीटेट बनाते हैं। तो ये अभिक्रियाएं भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप याद रखें इनको। तो इसके बाद का जो हम भाग है वो लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर किया करें बच्चों, कमेंट जरूर किया करें और इस चैप्टर को बहुत ही गौर से करके, ये इस चैप्टर का मेरा 9वां वीडियो है, तो आप सभी वीडियो को गौर से देखें और इस चैप्टर को अच्छी तरह लर्न करें और समीकरणों को लिख करके याद करें। तो ठीक है, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, तब तक नमस्कार।